छात्रों, आज मैं आपको इतिहास के पाठ 5 यात्रियों के नज़रिए से संबंधित विवरण के अंतर्गत फ्रांसवा वर्नियर के विवरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। 17वीं शताब्दी में यूरोप से भारत आने वालों में डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी। इनमें से एक जो प्रसिद्ध नाम सामने आता है वह है फ्रांस के रहने वाले फ्रांसवा वर्नियर का। फ्रांसवा वर्नियर पेशे से एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार के रूप में भी काम करने की प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। कई और लोगों की तरह ही वह भी मुग़ल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुग़ल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुग़ल दरबार में एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में जुड़ा रहा। वर्नियर द्वारा जितने भी विवरण लिखे गए हैं वो पूर्व और पश्चिम की तुलना के रूप में लिखे हुए हैं, अर्थात तुलनात्मक दृष्टि से उन्होंने यूरोप और भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा की है। वर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में वर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में काफ़ी निम्न स्तर का बताया। सामाजिक स्थिति का इसी तरह से विवरण करते हुए यहाँ की सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में जो बुराइयाँ थीं या जो कमियाँ थीं, जो सोशल इविल्स के रूप में थे, उसका काफ़ी विवरण प्रस्तुत करते हुए यहाँ के लोगों की, खास तौर से महिलाओं की स्थिति को कमज़ोर बताने का प्रयास करते हैं। वर्नियर ने एक पुस्तक लिखी जो ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने गहन आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो विवरण प्रस्तुत किए हैं वो मुख्य रूप से इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भारत की परिस्थितियों का तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रत्येक विवरण को यूरोप की पृष्ठभूमि में भारत की स्थिति को निम्नतर दर्जे का स्वरूप प्रदान करते हुए उसके विवरण को लिखा। यही कारण है कि ज़्यादातर उसके विवरण को भारतीय इतिहासकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। जहाँ तक उसके विवरण के प्रमुख अंश हैं, उसमें भूमि स्वामित्व का प्रश्न प्रमुख है। वर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में भारत की जो निजी भूमि स्वामित्व की स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। उसने लिखा है कि निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और वो राजकीय स्वामित्व के अंतर्गत निर्देशित था, जो कि काफ़ी हानिकारक है। वर्नियर को इस बात का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस बात का उल्लेख करता है कि मुग़ल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था और जो वो अपने अमीरों के बीच बांटता था। इसके कारण अर्थव्यवस्था और समाज में मुग़ल सम्राट और उसके मनसबदारों, अमीरों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जो सामान्य जनता है वो काफ़ी कष्टकारी जीवन व्यतीत करती थी। राजकीय भूस्वामित्व के कारण वर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए भी उदासीन थे और उसके लिए बेहतर तरीके से प्रयास नहीं करते थे। एक भी सरकारी मुग़ल दस्तावेज वर्नियर के विवरण के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी उदाहरण के रूप में
विवरण प्रस्तुत नहीं करते, अर्थात वर्नियर द्वारा दिए गए विवरण का भारत के तत्कालीन सम्राट और उसके विवरण में इन बातों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, जो इस बात की ओर संकेत करता हो कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा जैसी प्रमुख पुस्तक लिखी, उसके अंतर्गत आईने अकबरी, जो कि इस ग्रंथ का तीसरा भाग है, उसमें भूमि राजस्व से संबंधित विवरण प्राप्त होता है, जिसमें भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। वर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर सामान्य जनता को गरीबी और दास्ता में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करते थे। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा वर्नियर आगे इसके अंतर्गत दूसरे पक्ष, जो कि सामाजिक जटिलता की ओर संकेत करता है, का विवरण प्रस्तुत करते हैं। मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंतर्गत वो विवरण में जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हुए इस बात का उल्लेख करते हैं कि सामाजिक रूप से भी समाज में विभिन्नताएं थीं और ख़ास तौर से ऊंच नीच, जाति पाति और महिला और पुरुष के बीच असमानता की स्थिति विद्यमान थी। उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानते हैं कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थीं, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी विनिमय में संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, अर्थात इसका विवरण देते हुए इस बात की ओर संकेत करते हैं कि तत्कालीन समाज का अधिकतर भाग, लगभग 85% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रीय थी, निवास करने वाली थी, जबकि केवल 15% ही जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। भूस्वामित्व की प्रश्न के तरह ही वर्नियर के चित्रण इस बात की ओर नगरीय व्यवस्था और उत्पादन, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र और उसके बारे में भी काफ़ी वर्णन प्रस्तुत करते हैं। जाति प्रथा और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रखते थे। शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे, जहां कई राजकीय प्रश्रय पर भी आश्रित थे। कई अन्य संरक्षकों और उसकी व्यवस्था के बारे में भी वो वर्णन करते हैं। फ्रांसवा वर्नियर का उल्लेख का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है वो है सती प्रथा। एक लाहौर की घटना का उल्लेख करते हुए सती प्रथा और उसकी भयावहता की ओर काफ़ी मार्मिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये तो सिद्ध होता है कि भारत में तत्कालीन समाज में कई प्रकार की विसंगतियाँ, कमियाँ और सामाजिक बुराइयाँ विद्यमान थी, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को फ्रांसवा वर्नियर ने ईस्ट और वेस्ट के आधार पर प्रस्तुत कर